चलिए, तो कल जहां तक पहुंचे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार, जिसमें सांद्रता के पहले सबसे पहले क्या पढ़ा, फिजिकल बेसिस पे बता दिया मैंने, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। फिर पढ़ा किसके आधार पर, हमने सांद्रता के आधार पर कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, टन, विलयन, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, आराम से ये मतलब ऑन प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ किसके बात करते हैं इसमें भैया हम कि कितना सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हमने कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन को डिवाइड किया। अब इसके बाद क्या भैया हमारा कंसंट्रेशन टर्म, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, ये कहलाती है मोलैरिटी। यूनिट होती है मोल पर लीटर। सिंपल सी बात, ये वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, मतलब टेंपरेचर से इफेक्टेड होती है। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी लेते हैं। क्योंकि मोलैरिटी वेट पर डिपेंड करके दैट्स व्हाई टेंपरेचर इफेक्टेड नहीं होते। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट या पर लीटर सॉल्यूशन क्या कहलाता है भैया, आपकी नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी मोलैरिटी में रिलेशन बता दिया कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर हम कहां से निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालने की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद क्या पढ़ा भाई हमने, पीपीएम। सॉल्वेंट में या 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है, पीपीएम कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। इससे क्या मेजर करते हैं भैया, हार्डनेस ऑफ वाटर, या हम क्या मेजर करते हैं इसके साथ साथ एयर पॉल्यूशन या ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें कैसे मेजर करते हैं, पीपीएम में करते हैं। इसके बाद क्या भैया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब किसी एक कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, से निकलता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, यूनिट होता है, एक होता है। देन आफ्टर क्या पढ़ा भैया कि हमारे सॉल्वेंटी से कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने सॉलिड की सॉल्वेंटी लिक्विड में, उसमें सबसे पहले नेचर, सिमिलर डिसॉल्विंग, सिमिलर समान समान में घुलता है। सेकंड क्या था, टेंपरेचर। टेंपरेचर बढ़ने पे सॉल्वेंटी क्या होती है, बढ़ जाती है। थर्ड क्या है, प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड की सॉल्वेंटी लिक्विड में। इसके बाद क्या पढ़ा, दूसरा सॉल्यूशन कैसा था हमारा भैया, गैसेस की सॉल्वेंटी लिक्विड में अगर पढ़े तो पहला था नेचर, जिन गैसों को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, जैसे CO2 वगैरह, सॉरी CO2 वगैरह, इनको क्या करते हैं, ज्यादा डिसॉल्व होती है वाटर में, पर जिन गैसों को इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते वो इजीली डिसॉल्व नहीं होती। सेकंड क्या था, टेंपरेचर। टेंपरेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है गैसेस की, कम हो जाती है। और थर्ड क्या था, प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है गैसेस की, बढ़ जाती है इन लिक्विड। ठीक है, यहां तक हमारा हुआ। अब इसके बाद क्या आता है भैया, हमारा हेनरी का नियम। अब इतने टाइम आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, बताओ एक सेकंड। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। ये है हमारे, इतने टाइम मैंने पहले बोला था क्लासेस स्टार्ट होने के पहले ये इसको ज्वाइन करना, पहले भेज दिया करें। शिवानी, चलिए अब आते हैं भैया, हम कहाँ पे आते हैं, हेनरीज के लॉ पे आते हैं। तो हेनरीज लॉ पे क्या आता है भाई, सबसे पहले हमारा ये, सबसे पहले हेनरी का नियम। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया जो पेपर में आ चुका है, हेनरी का नियम किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, किसी गैस की विलेयता को द्रव में, है ना, किसी गैस की द्रव में विलेयता के बारे में कौन नियम है, हेनरी का नियम। क्वेश्चन आ चुका है, एनएम में भी था, पीएनएससी में भी था पिछले साल पेपर में। ठीक है, तो क्या बताता है हेनरी का नियम, किसी गैस की विलेयता किसी द्रव में किस आधार पर किस चीजों पर इफेक्ट करती है उस पर बताया। ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी गैस की जो विलेयता होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, उसके आंशिक दाब की उसके पार्शियल प्रेशर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। दैट मींस गैस का पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा, गैस उतनी ज्यादा क्या होगी, सॉल्युबल होगी। ठीक है, आगे तो हमने गैस के आंतरिक दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है उसकी विलेयता।
किसी भी गैस की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इस नियम के आधार पे क्या आया, P प्रोपोर्शनल टू, अब गैस है तो मानो सॉल्यूट तो हमने क्या ले लिया XV, ठीक है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो P बराबर क्या जाएगा KH इंटू XV, जहां KH क्या है, हेनरी नियतांक है। अच्छा, हेनरी नियतांक कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये किस किस पे डिपेंड करती है, दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला क्या है भैया, गैस की प्रकृति पर, नेचर ऑफ गैस, और दूसरा क्या होता है, ताप पर। अच्छा, हेनरी का नियम ध्यान रखना हमेशा कब लागू होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तापमान स्थिर होना चाहिए, तापमान नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर को बदलना नहीं, जिस टेम्परेचर की बात करेंगे उसी पे सारे नियम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, P प्रोपोर्शनल टू XV, P बराबर KH इंटू XV। KH क्या है, हेनरी नियतांक, जो दो चीजों पर डिपेंड करता है, गैस की प्रकृति पर, नेचर ऑफ गैस पर, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट से नीट में था कि भैया अगर हम यहां से देखिएगा KH बराबर क्या आ जाएगा, P अपॉन XV। तो सिंपल सी बात, अगर KH की वैल्यू बढ़ाएंगे तो XV की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। XV का मतलब क्या हो गया, उसके क्या हो गए, मोल फ्रैक्शन, इसके सॉल्यूट के, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम है मतलब गैस क्या हुई है, कम डिसॉल्व हुई। तो KH का मान बढ़ाने पर गैस की वरीयता क्या होती है, कम हो जाती है। नोट कर लेना भैया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें से दो चीजें पूछी जा सकती है कि कौन सा नियम है ना गैस की विलेयता के बारे में बताता है, तो हेनरी का नियम, और दूसरा यहाँ से फॉर्मूला से बन सकता है कि KH की वैल्यू बढ़ाने पर XV की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। मतलब KH की वैल्यू जब आप बढ़ा देंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, गैस की कम हो जाएगी, ठीक है। आगे समझ में, चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, हेनरी का नियम। अब हेनरी के नियम के बाद ही एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि हेनरी का नियम केवल किसके लिए होता है भैया, गैस की विलेयता किसमें, द्रव में होता है। हेनरी के नियम को ही थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करके आया राउल्ट का नियम, है ना। तो एक्चुअली में जो राउल्ट का नियम है वो हेनरी के नियम की एक स्पेसिफिक कंडीशन है, विशेष स्थिति है, तभी बना क्या हमारा राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम को समझने के पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को बच्चों बहुत अच्छे समझ लो, क्योंकि वेपर प्रेशर अब आगे के पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन में हमारा बार बार वेपर प्रेशर यूज होगा, तो आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया भैया हमने, एक ही बात समझा रहा हूं, ठीक है। ये लिए मान लिया हमने कंटेनर, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, कुछ भी हो प्योर सॉल्वेंट। इसको क्या किया, यहां से हमने हीट दे दी, हीट दे दी तो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा। इसको क्या किया मैंने, क्लोज कंटेनर में पैक कर दिया। हमेशा बिना क्लोज कंटेनर में पैक किए हमें वेपर प्रेशर नहीं मिल सकता है। अब क्लोज कंटेनर में पैक कर देने के बाद इसके वेपर्स बनेंगे, और ये वेपर्स अगेन क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, संघनित होकर दोबारा क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा खाना बनाते टाइम जब आप सब्जी के ऊपर थाली ढक देते हो तो थाली के नीचे साइड देखे होगे क्या बहुत कुछ टाइम बाद होता है, पानी के छोटे छोटे वेपर्स वहां पे क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। वो यही है, जो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स दोबारा क्या हो गई, संघनित हो गए, कंडेंस हो गए, और फिर से क्या बना दिए, लिक्विड बना दिए। तो जब क्या हो जाए, इसका लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों का हो साम्यावस्था में हो, इक्विलिब्रियम में पहुंच गए। मतलब जितना वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उतना ही लिक्विड फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। फिर समझिएगा, जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो उतना ही वेपर फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो जब इसका वेपर स्टेट और क्या हो, लिक्विड स्टेट कहां पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में पहुंच जाए, तब इसके वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे लगाया जाएगा वही कहलाएगा वेपर प्रेशर। फिर समझिएगा, जब किसी सॉल्वेंट को या सॉल्यूशन को किसी क्लोज कंटेनर में हम गर्म करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में। जब उसका वेपर और लिक्विड दोनों स्टेट कैसे हो, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए, साम्य अवस्था में पहुंच जाए, तब इसके वेपर्स द्वारा जो प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे लगाया जाएगा वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। अब यही एक चीज समझ लेना भैया, वेपर प्रेशर में कैसे हम कमी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने, अच्छा समझना, सॉल्यूट दो प्रकार के होते हैं, विलेय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वोलेटाइल मतलब वाष्पशील, एक होता है नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है भाई, जिनको हम गर्म करें वेपर में कन्वर्ट हो जाए, गर्म करें तो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो कहलाता है वोलेटाइल या वाष्पशील। जैसे पानी को गर्म किया तो वेपर में कन्वर्ट हो गया। फिर ऐसे सॉल्यूट जिनको हम गर्म करें तो वेपर में कन्वर्ट ना हो वो क्या कहलाते हैं, नॉन वोलेटाइल
ठीक है, अवाष्पशील। जैसे हम मिट्टी को कितना भी गर्म कर दे, क्या वेपर में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप प्लास्टिक को गर्म करोगे, जल जाएगी, पिघल जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, पर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जो चीजों को हम वाष्प में परिवर्तित नहीं कर सकते, वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? नॉन वोलेटाइल कहलाता है। जैसे कपूर को हमने जला दिया, कपूर वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो क्या होता है? वोलेटाइल होता है। पेट्रोल को थोड़ा सा भी हमने गर्म कर दिया, पेट्रोल क्या हुआ? वेपर में कन्वर्ट हो। गर्मी के टाइम पे टंकी खोलो, अपने पेट्रोल उड़ता हुआ दिखाई देता है ना, दैट मींस पेट्रोल भी क्या हो गया? वेपर, मतलब वोलेटाइल हो गया, वाष्पशील हो गया। ठीक है, तो इस पे मान लीजिए हमने क्या किया, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, अवाष्पशील मिले, मतलब ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब समझिएगा, एक चीज में दोनों एक साथ में 2-3 कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बच्चों, ठीक है। इनको हमने मिला दिया, कोई ऐसा कि पानी में क्या मिला दिया हमने? नमक। अब मान लो भैया यहां से ये वेपर में कन्वर्ट हुआ कोई सॉल्वेंट, ठीक है, ये ऊपर गर्म होने के बाद कहां जाने की कोशिश करेगा? ऊपर। अब ऊपर जाएगा तो यहाँ से टकराएगा, फिर से कहां चला आएगा? नीचे चला आएगा। यहां से मान लो कोई गर्म हुआ, ऊपर जाएगा, फिर से टकरा के कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो टोटल वेपर्स में कमी आ जाएगी। अवाष्पशील विलय की वजह से क्या हो जाएगी? वेपर्स में कमी आ जाएगी। जब वेपर्स में कमी आएगी तो वेपर प्रेशर में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जब वेपर्स कम बनेगा तो प्रेशर भी क्या बनेगा? कम बनेगा। ठीक है, तो अवाष्पशील विलय की वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर में क्या होती है? कमी होती है। बस इतनी बात आपको दिमाग में रखना है। अब इस स्टेटमेंट को, इस कमेंटमेंट को हम आगे कहां यूज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेपर प्रेशर समझ में आ गया। किसी भी लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं किसी क्लोज वेसल में, तो क्या होता है? वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। जब उस लिक्विड का वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट कहां पहुंच जाए? इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए, साम्य अवस्था में पहुंच जाए, तब वेपर्स के द्वारा उसी लिक्विड पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद क्या है भैया, हमारा राउल्ट का नियम यही है। अब राउल्ट के नियम को हम हेनरी के नियम से निकाल सकते हैं। राउल्ट ने क्या बोला भैया, सॉरी, पहले हेनरी का नियम क्या बोलता है? किसी गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है उसके किसके? वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे मान लीजिए हमने सॉल्वेंट ले लिया, क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट क्या हो गया? पीए। ए फॉर क्या हो गया? सॉल्वेंट। पी फॉर क्या हो गया उसका? वेपर प्रेशर। तो पीए प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एक्स से। वही पीए प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एक्स से। यही से क्या निकाल देंगे हम? पीवी तो प्रोपोर्शनल क्या होगा? एक्स भी। सिंपल सी बात है, एक सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा मोल सॉल्वेंट के होंगे उतना ज्यादा उसके वेपर्स निकलेंगे, या जितने ज्यादा मोल किसके होंगे? सॉल्यूट के होंगे, उतने ज्यादा वेपर्स उसके निकलेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। पीए मतलब, पीए का मतलब दैट मींस क्या होगा? सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? प्रोपोर्शनल या समानुपाती होगा। अब यहीं से हम समानुपाती हटा दें तो पीए बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पीबी बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ पे पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है? प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और प्योर स्टेट में क्या है? सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब और शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है भैया? डाल्टन साहब ने ये बताया कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर जिसकी भी बात कर दो, उसके सभी पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग जो होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। दैट मींस यहाँ से क्या आ जाएगा? पीएस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये क्या निकाला है? टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसके साथ राउल्ट का स्टेटमेंट और आता है, समझिएगा। किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में, किसी भी एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसके शुद्ध अवस्था के वेपर प्रेशर के, प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर को, और उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अर्थात किसी भी अवयव का वाष्प दाब जो होता है उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के तथा उसके मूल प्रभाव के गुणनफल के बराबर होता है। ये था राउल्ट का नियम। कहां से निकल कर आया? हेनरी के नियम से निकल कर आया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको फॉर्मूला कौन बना सकते हैं भैया? पीएस बराबर, अब आपको पता है हमेशा से एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है? 1। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। हालांकि कितने ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, पर फिर भी अगर आ जाए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ से पीएस बराबर क्या हो जाएगा?
पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही है। अब यहाँ पे पी नॉट ए का गुणा कर देंगे अंदर, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ पे भाई सिंपल सी बात हमारा क्या है, पी नॉट ए क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ इन दोनों पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स बी, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, पी एस बराबर पी नॉट ए। अब अगर इसमें आपने प्लस बाहर ले लिया तो प्लस वाले को पहला रखना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, पी नॉट बी बाहर ले लिया कॉमन, सॉरी एक्स बी बाहर ले लिया, तो एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी, सिंपल से बताओ, इतना बड़ा कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा एनएम, सॉरी नहीं एनएम में, ना ही पीएनएससी में, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, राउल्ट के नियम से आप क्या काम करते हैं भैया, राउल्ट का नियम किसके बारे में बताता है, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो ऐसा सॉल्यूशन जो हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे राउल्ट के नियम का पालन करे वो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब यहां से हमारा सॉल्यूशन की थोड़ा सा दूसरी डेफिनेशन आते हैं, ठीक है, समझ में आएगा राउल्ट का नियम क्या है भैया, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है भैया, बड़ी सिंपल सी बात है कि पीएस बराबर पीए प्लस पीबी और पीए पीबी की वैल्यू रख दी। नियम क्या करता है, किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। विलयन में किसी भी अवयव का वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के तथा उसके मूल प्रवाह के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमारा राउल्ट का नियम, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन वही होगा जो इस फॉर्मूले को कंप्लीटली फॉलो करेगा हर एक टेंपरेचर पे, हर एक कंसंट्रेशन पे, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है भैया हमारा सॉल्यूशन, एक बार फिर से पढ़ते हैं। राउल्ट नियम के अनुसार जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला सॉल्यूशन है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन कहलाते हैं ऐसे विलयन जो हर ताप और हर सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करें, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट ध्यान से रखना, आपको किसी ना किसी पेपर में यह स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो हर ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये स्टेटमेंट ध्यान से सुन के रखना, आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। अब किसके सेट में आता है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अब पढ़ते हैं फिर से एक बार विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार में हम पढ़ते हैं, विलयन हमारे मुख्य यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आदर्श विलयन, दैट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन। दूसरे क्या हो गए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ऐसा भी नहीं है, पहले थोड़ा सा बता देता हूं। आदर्श विलयन सिंपल सी बात है जो राउल्ट का पालन करे, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे क्या कहलाता है भैया, वो आदर्श विलयन। दैट मीन्स क्या है भैया, पीएस बराबर पीए प्लस पीबी या पीएस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो जाएंगे आदर्श विलयन। यहां पे क्या करता है, जो राउल्ट का पालन ना करे, अब राउल्ट के नियम का पालन ना करेगा, दैट मीन्स पीएस इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। अब आदर्श और अनादर्श विलयन में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के बारे में समझिएगा, क्योंकि यहां से हमारा डेल्वी के बारे में समझ में आएगा, आयतन परिवर्तन के बारे में समझ में आएगा, एंट्रोपी के बारे में समझ में आएगा। ये चीजें हमारे केवल अट्रैक्शन फोर्स के बारे में ही पता चलेगी, और हो सकता है या हो भी चुका है स्टेटमेंट में बराबर देते। अब देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, वाला मत करते हैं तो पता है
जब कभी भी मार्कर खुला रह जाता है तो मार्कर खराब हो जाता है। इतना भी आप चलाने की कोशिश करना। ये देखिए भैया हमारा हो गया, मान लिया हमने इसको क्या मान लिया, ए मतलब प्योर सॉल्वेंट। ये मान लीजिए क्या हो गया हमारा बी का मतलब प्योर सॉल्यूट। अब इस कंटेनर में हमने दोनों को भर दिया और भर देने में क्या हो गया भैया हमारा इसमें ए और बी दोनों मिल गया, मतलब क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। ये हमारा क्या बन गया, विलयन बन के हमारा तैयार हो गया, ए और बी को मिला दिया। तो आदर्श विलयन वो ऐसे विलयन होते हैं जिनमें, अब यहाँ पे समझेगा, ये सॉल्वेंट है, पक्का विलायक है, तो विलायक के अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिले हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, आकर्षण बल लग रहा होगा। तो सबसे जरूरी कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि भैया जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, दैट मींस ए इंटू ए। फिर ये क्या बोलता है भैया, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, बिले के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, वही अट्रैक्शन फोर्स हमेशा किसके बीच में होना चाहिए, ए और बी के बीच में। मतलब जब हम बिले और विलायक को मिलाएं तो आकर्षण बल बढ़ना नहीं चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ जाता है और घट भी जाता है। अब बढ़ता कैसे है, जैसे बहुत आसानी से आपको पता है, पानी ले लिया, पानी में हम आसानी से हाथ डाल के बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स नॉर्मल है। आटा ले लिया, हमारा आटा पिसा हुआ रखा हुआ है भाई, उसमें हाथ डाले आसानी निकल गया, लेकिन हमने पानी और आटा को मिला दिया, अब वो क्या हो गया, गाढ़ा अर्ध ठोस हो गया। अब उसमें आप हाथ आसानी से डाल के निकाल के बताओ जरा, नहीं हो पाएगा ना, क्यों कि मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये कहता है आइडियल सॉल्यूशन वही होते हैं जो विलायक के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या बिले के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए, ना ही ज्यादा, न अट्रैक्शन फोर्स बढ़े न अट्रैक्शन फोर्स घटे। दैट मींस खास कंडीशन है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड ए और बी एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए एंड बी। इतना लिख दिया मैंने, इसमें स्टेटमेंट पूरा छुपा हुआ है। विलायक के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल तथा बिले के बीच में अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल बिले विलायक के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। दैट मींस अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट and molecules of solute is always equal to attraction force solute and solvent in solution। मतलब विलयन बनने पर आकर्षण बल ना बढ़े ना ही घटे, इसको हम क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। अब यही चीज समझते हैं यहाँ पे। अब अनादर्श विलयन में क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में या तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है या तो अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है। अब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तब एक प्रकार का नया बनेगा और घटेगा तब एक प्रकार का नया सॉल्यूशन बनेगा। दैट मींस पहले हम आइडियल नॉन आइडियल को समझ रहे हैं, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट हमारा, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड ए और बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी। विलायक के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या बिले के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल बिले विलायक के आकर्षण बल से बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जब सॉल्यूशन बनेगा तो अट्रैक्शन फोर्स या तो बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं भैया, अब देखो जब मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे के पास आए, न दूर गए, न अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा न अट्रैक्शन फोर्स घटा, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंजेस आएगा, नहीं आएगा। अगर मॉलिक्यूल्स पास चले जाते तो वॉल्यूम क्या हो जाता, कम, आयतन कम हो जाता, दूर जाता आयतन क्या हो जाता, बढ़ जाता। मॉलिक्यूल्स दूर, जैसे स्पंज देखो, मॉलिक्यूल्स जब उसको पास कर देते हो, दबा देते हो, तो मॉलिक्यूल्स पास हो गए उसके, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम, इतने छोटे में हो गया। और जैसे उसको आपने छोड़ दिया, मॉलिक्यूल्स कहां चले गए, दूर, तो आयतन क्या हो गया उसका, बढ़ गया। सेम एज डबल रोटी में भी होता है, उसको दबा दो, अणु क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो गया, मतलब आकर्षण बल क्या हो गया, बढ़ गया, पास मॉलिक्यूल चले गए, और जैसे छोड़ दिया आपने वापस उस साइड में चला गया। तो दैट मींस सिंपल सी बात है, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है तो डेल भी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0।
मतलब कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर 1 लीटर सॉल्वेंट है, आधा लीटर सॉल्यूट है, तो दोनों को मिलाने पर 1.5 लीटर सॉल्यूशन बनना चाहिए ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़े ना ही घटे। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे आकर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा, तो या तो वॉल्यूम कम होगा या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इसके लिए क्या है, डेल भी मिक्सिंग का मतलब दोनों को मिलाने पर इज नॉट इक्वल टू 0। या तो वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव हो या तो क्या हो, निगेटिव हो। भैया ये क्वेश्चन आया है, पिछले साल ही आया है कि आदर्श विलयन के लिए होता है, उसमें लिखा था डेल भी मिक्सिंग बराबर 0। चेक कर लेना पेपर में। ठीक, हाँ, एक बार समझा देता हूं। जब आकर्षण बल ना बढ़ा ना घटा, जब बढ़ेगा ना घटेगा, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी बराबर रहेगी, उतनी ही रहेगी। डिस्टेंस क्या होगी, बराबर उतनी ही रहेगी। जब डिस्टेंस बराबर रहेगी तो क्या आयतन में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो डेल भी मतलब उन दोनों को मिलाने में कोई वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो दैट मींस क्या हो जाएगा, डेल भी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेल भी मिक्सिंग 0 नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव। दैट मींस या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या तो वॉल्यूम घट जाएगा। अब ये घटना बढ़ना हमारा पॉजिटिव या निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन मैं बता दिया हूं आपको ना, डबल रोटी का सॉल्यूशन है। खाने में पहुंच गया तुरंत ही सर, वो तो पास पास आएंगे। मेरा कहने का मतलब, ये समझाने का मतलब ये था, जिसके अनुपास पास होते हैं उसका वॉल्यूम कम होता है, जिसके दूर दूर होते उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। समझाना मैं ये चाहता था, तो मतलब तक नहीं केवल डबल रोटी समझ पाए, स्पंज में तो नहीं समझ पाए। स्पंज में पास पास मॉलिक्यूल्स का गया तो क्या हो गया, आयतन कम। जैसे दूर दूर मॉलिक्यूल्स गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है भैया हमारा, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। डेल एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या एक प्रकार की एनर्जी है भैया, मतलब दोनों को मिलाने पर कोई भी एंथैल्पी में चेंजेस नहीं होना चाहिए। दैट मींस ना तो हीट एब्सॉर्ब हो ना हीट इमिट हो। ठीक है, ना ही ऊष्मा का अवशोषण हो ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन हो। जैसे हम पानी में शक्कर मिलाते हैं तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी है, एंडोथर्मिक। ये क्या करती है, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेती है। एब्सॉर्ब करने के बाद ही शुगर उसमें डिसॉल्व हो सकता है। इसीलिए जब कभी भी हम शरबत बनाते हैं तो शरबत हमें क्या लगता है, ठंडा लगता है। आप नॉर्मल पानी में भी अगर शक्कर मिलाओगे तो शरबत कैसे बनेगा, ठंडा थोड़ा फील होगा, नॉर्मल पानी से ठंडा लगेगा। क्यों, ये शक्कर जब डिसॉल्व होगी तो एनर्जी क्या करेगी, एब्सॉर्ब कर लेगी। दैट मींस शक्कर में अगर हम शक्कर को अगर पानी में घोलेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हो गई है, एब्सॉर्ब हो गई है। ये क्या कह रहा है, डेल भी मिक्सिंग इक्वल टू 0। ना ही एनर्जी एब्सॉर्ब हो ना ही एनर्जी इमिट हो, ना अवशोषित हो ना उत्सर्जित हो। दैट मींस रिएक्शन ना ही एंडोथर्मिक हो ना ही एक्सोथर्मिक हो, तभी आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे पानी में हम चूना मिला देंगे तो उसमें क्या होगी, उत्सर्जित होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो मतलब ये भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। अब यहाँ पे वही सेम कहानी है कि डेल भी मिक्सिंग सॉरी डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब या तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या तो एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दो टर्म्स ऐसे हैं जो कि हमेशा फिक्स रहते हैं, चाहे किसी भी टाइप के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। कौन कौन से टर्म्स हैं, सबसे पहले डेल एक्स मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, या पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। इसमें भी होता है डेल एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, या पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म्स क्या है, डेल जी मिक्सिंग इक्वल टू या लेस देन 0, या लिख सकते हैं निगेटिव। सेम इसमें भी होता है डेल जी मिक्सिंग इज लेस देन 0 और निगेटिव। अब इन दोनों को समझिए, है क्या, डेल एक्स क्या है, एंट्रोपी है। क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी हिंदी में सेम टर्म्स है, कोई हिंदी में अलग से टर्म्स नहीं है इसके लिए। एंट्रोपी मतलब मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, अव्यवस्था की माप को ही क्या बोलते हैं, एंट्रोपी पे। तो जब हम दो अलग अलग चीजों को मिलाएंगे तो सिंपल सी बात, उनके साइज में अलग अलग डिफरेंस होगा। तो उनको मिलाने पर एक प्रॉपर
अरेंजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के साइज क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और अलग अलग होंगे तो अव्यवस्था क्या हो जाएगी, फैलेगी। अव्यवस्था फैलेगी दैट मींस उसमें कैसे हो जाएगी, हमेशा पॉजिटिव डेल्टा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी में चेंजेस होंगे क्या, हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन हमेशा क्या होता है उसमें, सॉरी एंट्रोपी में परिवर्तन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। ठीक है, एक बॉक्स में अगर हमें एक ही प्रकार की बॉल को डालना है तो एक ही साइज की है तो आसानी से प्रॉपर बॉल आ जाएंगी, प्रॉपर अरेंजमेंट में रहेंगी। लेकिन अगर मैं बोल दूं भैया बहुत सारी बॉल है, कुछ इसमें फुटबॉल है, तो क्या वो प्रॉपर अरेंज हो पाएंगी क्या? आप सोचो जो पैकिंग पहले थी वो पैकिंग हो पाएगी क्या? आपने एक बॉल में एक डब्बे में प्रॉपर बॉल डाल दिया, अच्छे से दबा के भर दिया जितना आ सकती थी, उसको अच्छे से पैक कर दिया, अब उसको हिलाया तो आपको कोई आवाज नहीं आएगी उसमें से, क्योंकि क्या है वो प्रॉपर एक दूसरे क्या है, अरेंज है। लेकिन एक उस बॉल के अंदर आप या तो फुटबॉल डाल दो बीच में या बंटी डाल दो, चूंकि इनकी साइज में डिफरेंस है, तो दैट मीन्स क्या होगी, उनमें अव्यवस्था फैलेगी, आप उसको खटखटाओगे तो उसमें से अंदर से आवाज आएगी, दैट मीन्स उनकी एंट्रोपी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो सॉल्यूशन चाहे जैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव डेविएशन चाहे नेगेटिव डेविएशन, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, एंट्रोपी चेंजेस हमेशा कैसा होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और ये क्या है, डेल्जी मिक्सिंग क्या होता है, निगेटिव। डेल्जी मतलब क्या हो गया भैया, गिफ्ट फ्री एनर्जी। गिफ्ट फ्री एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दैट मीन्स जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिलाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिलाते हैं तो हमेशा सिस्टम को कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, तंत्र को कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। और जब वहां पे काम करना पड़ेगा मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी दैट मींस हमेशा डेल्जी क्या होगा, निगेटिव होगा। इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होंगे हमेशा कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, जब ऊर्जा बाहर निकले, और धनात्मक का मतलब क्या होता है, जब ऊर्जा अंदर आए। तो सिस्टम ने जब काम किया, तंत्र ने काम किया, तो क्या मानते हैं ये थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसीजर है। अगर हम फिजिक्स में पढ़ते तो उल्टा होता, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई चीज अगर अंदर आए तो हम क्या मानते हैं, धनात्मक, और बाहर जाए तो क्या मानते हैं, ऋणात्मक। अगर हमें काम करना पड़ता है इस चीज को हम क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। सब नहीं चाहता खाली बैठे बैठे बढ़िया खाना मिल जाए, पैसा मिल जाए, डबल रोटी खाने को मिल जाए, जीवन मस्त खुशी खुशी अंग्रेजी गाने सुनते निकल जाए, है ना। लेकिन ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर हमें काम करना पड़ेगा तो हम उनको क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। तो सिस्टम को काम करना पड़ेगा, दैट मींस डेल्जी मिक्सिंग हमेशा क्या माना जाएगा, लेस देन जीरो, और क्या माना जाएगा, निगेटिव, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब इनके खूब सारे एग्जाम्पल हैं आइडियल सोल्यूशन के, पता होगा आप लोगों को, याद कर लीजिएगा, नहीं होगा बताइए, मैं ग्रुप में भेज दूंगा आइडियल सॉल्यूशन की कौन सी लिस्ट है और नॉन आइडियल की कौन सी लिस्ट है। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा। और क्या, बिल्कुल होते हैं, होते हैं। बेंजीन टॉलिन को मिला तो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, समझ गया ना। क्लोरोबेंजीन को ब्रोमोबेंजीन को मिला दो तो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड को मिला तो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। मोस्टली जो हैलाइड वाले प्रोडक्ट होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन ही बनाते हैं, क्योंकि हैलाइड में क्या होता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं है, ना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है ना ही घटता है। इसलिए मोस्टली जो एग्जांपल आपने देखा होगा हेलोजन वाले कंपाउंड के, वो हमेशा आइडियल सॉल्यूशन में ही लिखे रहते हैं। ठीक है, चल तो अभी हो गया भैया आदर्श विलयन। अब हम पढ़ते हैं अनादर्श विलयन के बारे में। अनादर्श विलयन भी भैया अभी ऐसा नहीं है, दो प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैं बोलता हूं कम से कम पूरे 10 सेट में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। अब ये नहीं कि एक सेट में 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, अलग अलग सेट में आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन केवल इसी क्लास से आएंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल, उनकी कंडीशंस, उनकी प्रॉपर्टी पे आएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं भैया अनादर्श जो विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हुआ धनात्मक विचलन, दूसरा हो गया ऋणात्मक विचलन। मतलब पॉजिटिव डेविएशन, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन। ठीक, अब अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो गए, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक।
सॉरी अनदर स्प्लिन, दो प्रकार के पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। नॉन वाले सॉल्यूशन दो टाइप के हो गए। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा वेपर प्रेशर दे वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। जो अनआइडियल सॉल्यूशन से कम वेपर प्रेशर दे वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव डेविएशन। मतलब आइडियल सॉल्यूशन से क्या हो सकता है? या तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या तो कम। अगर उसके बराबर हो गया तो वो तो आइडियल बन गया, पीएस बराबर, ठीक है। उससे जब कम या ज्यादा होगा तब पॉजिटिव या तो निगेटिव बनेगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है पीएस इज ग्रेटर देन, वही है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सब क्या बनाएगा भैया? ये हमारा धनात्मक विचलन। मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इन दोनों से क्या आ जाए? ज्यादा आ जाए, तभी तो क्या कहलाएगा? वो पॉजिटिव। अब इसमें क्या आ जाए? उससे कम आ जाए तो दैट मींस पीएस इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पर आप देखो दोनों में बराबर नहीं। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा समझिएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा कम आ सकता है जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा वेपराइज होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तब ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स कब वेपराइज हो सकते हैं? जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़े या घटे। बताओ, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने पर ज्यादा वेपर बनेंगे, घटने पर बनेगा? ऑब्वियस सी बात, जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या जाएगा? घट जाएगा। मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्शन को घटेगा तभी तो आसानी से गर्म करके वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मींस यहां पे निकल कर आता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स ए और ए के बीच में लगने वाला था या बी और बी के बीच में लगने वाला था ये ज्यादा होगा, लेकिन ए और बी के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स का। मतलब जब सॉल्वेंट अलग थे तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, या सॉल्यूट अलग थे तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, लेकिन जब इनको क्या कर दिया? आपस में हमने मिला दिया तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया क्या है? अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल और वाटर, क्योंकि आपको पता है वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि अल्कोहल केवल क्या बनाता है? 2 बनाता है। अब वाटर के बीच में अल्कोहल आ गया तो उसको भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना क्या कर देगा? रोक देगा, और केवल कितने H बॉन्ड बन पाएंगे? 2 ही बॉन्ड बन पाएंगे। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स कहां चले जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? उनका बढ़ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है इसमें? हमेशा कम हो जाता है। जस्ट अपोजिट इसका भी है। अगर इसका निगेटिव डेविएशन आया है, जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे क्या हुआ है? कम हुआ है। तो कम हुआ है मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? उनके बीच में बढ़ गया होगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? उनके बीच में बढ़ गया होगा। तो दैट मींस यहां पे होगा ए और बी इज लेस देन ए बी। मतलब दोनों को जब हमने मिला दिया, मिक्स कर दिया आपस में, तो आकर्षण बल क्या हो गया? बढ़ गया। वो ज्यादा गाढ़ा हो गया। अब ज्यादा गाढ़ा होने की वजह से क्या हो गया? उसके वेपर्स कम बने, और वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम आएगा। और वेपर प्रेशर कम आएगा तो क्या बनाएगा? वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अब समझिए यहां पे आकर्षण बल क्या हो गया है? कम हो गया है। आकर्षण बल कम हो गया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए, तो वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना। मॉलिक्यूल्स दूर दूर गया मतलब डेल भी क्या हो जाएगा? उसका पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल भी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 और क्या होगा? पॉजिटिव। सुनना क्या? 0 से ज्यादा बड़ा क्या होता है? धनात्मक संख्या होती है ना। 0 से ज्यादा क्या होती है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो जो डेल भी जब दोनों को मिलाएंगे हम तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब जब हम वाटर और अल्कोहल को मिलाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इनका बढ़ना चाहिए, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स पास चले गए, पास चले गए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट मींस इसके लिए क्या हो जाएगा? डेल भी मिक्सिंग इज लेस देन 0 और निगेटिव। 0 से लेस क्या होता है? निगेटिव वैल्यू होती है ना। तो डेल भी मिक्सिंग लेस देन 0 और निगेटिव। अब यहाँ पे एक और आता है भैया हमारा डेल एच मिक्सिंग। डेल एच मिक्सिंग भी हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब होगा रिएक्शन कैसी होगी? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ऊष्मा शोषी होगी। जब एनर्जी अंदर आएगी तब तो हम मानेंगे ना कि ऊर्जा अवशोषित की गई है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी होगी? इंडोथर्मिक होगी। इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी को क्या करेगा? वो एब्सॉर्ब करेगा। दैट मींस अगर हम पानी में अल्कोहल को डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन अपने आप नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा।
नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो डेल एच मिक्सिंग, ये कैसी रिएक्शन हो गई, ट्राई तो किया है ना, लेस देन जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी हो जाएगी। दैट मीन्स एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। मतलब जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम मिलाएंगे तो आपस में मिलने पे वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, वो गर्म हो जाएंगे। अब आइडियल और नॉन आइडियल और पॉजिटिव डेविएशन वाले में हम बता देते हैं बच्चा, पॉजिटिव जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं मोस्टली जो भी हैलाइड्स हैं वो कभी क्या बनते हैं, आदर्श विलयन बनते हैं। दूसरा बना देता हूं, जितने भी एसिड को मिलाने पे बनते हैं, जितने भी कंपाउंड में आपको एसिड हो, चाहे एसिडिक एसिड हो, चाहे HNO3 हो, चाहे HCl हो, वो सभी कहां जाते हैं, ऋणात्मक विचलन में जाते हैं। और जो बाकी जो बचेंगे कहां जाएंगे, धनात्मक विचलन में जाएंगे। इनके एग्जांपल बच्चों आप देख लीजिएगा, ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेता है भैया जब हम पानी या एल्कोहल को, अब एल्कोहल में दोनों है, चाहे मेथेनॉल हो चाहे एथेनॉल, दोनों पानी और एल्कोहल को जब हम मिला देंगे तो उसका डेल्वी कैसा होगा। तो आपको पता होना चाहिए पानी और अल्कोहल मिलाया तो पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन का डेल्वी क्या होता है, जीरो से बड़ा या क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का पूरे का क्या था भैया, हमारे राउल्ट लॉ, उससे क्या बना हमें पता चला, आदर्श विलयन, और उसी के हिसाब से हमने क्या बना दिया, अनादर्श विलयन। जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, फॉलो नहीं करेगा तो कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव डेविएशन वाले और निगेटिव डेविएशन वाले। ठीक बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा कैसे हो क्वेश्चन, बता देना अच्छे हैं, कैसे पूछ, पेपर देखना थोड़ा सा है ना, ग्रुप में है ना 10 साल मतलब पिछले 10 पेपर ना चेक कर ले, ठीक है, मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत ऐसा है, नहीं मैं नहीं तो मैं नहीं भेज सकता, मेरे पास है स्क्रीनशॉट क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, और आप मेहनत अगर करने जाओगे, आप सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन ढूंढे गए और साथ में वहीं पे आपको किसके मिल गए, कोऑर्डिनेशन, वहीं पे हेलोजन के क्वेश्चन पढ़ोगे तब तो जानोगे ना किस चैप्टर का है। तो आप पढ़ने गए सॉल्यूशन को, बट साथ में बाकी चीजें भी क्या हो गई दिमाग में रिकॉल होने लग गई। ये समझ में आया? आप क्वेश्चन ढूंढने गए केवल किसका, विलियन चैप्टर का सॉल्यूशन ढूंढने गए, अब वहीं पे आपको कोऑर्डिनेशन का भी मिल गया क्वेश्चन, वहीं पे डी ब्लॉक का भी मिल गया, वहीं पे काइनेटिक्स का भी मिल गया, वहीं पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी मिल गया, वहीं पे आपका हेलोजन का भी मिल गया, वहीं पे आपके बायोलॉजी का भी मिल गया। तो आपको पता चलेगा हाँ इस चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्या ये चीज हमसे बनती है। और सच में अगर आप डेडिकेटेड हो गए अपने टूवर्ड्स योर सिलेक्शन, तो श्योरली आप उस चीज को बनेगा ही आपसे, क्योंकि अगर ना बनेगा तो आप उसको तुरंत कॉपी खोल के पढ़ोगे कि चलो इसको तो हम पढ़ने चले गए, पर थोड़ा सा हमारा बायोमॉलिक्यूल छूट रहा है, नहीं बन रहा, मतलब अभी दिक्कत है। तो काम करते हैं, 1 घंटे का टाइम देते हैं, आधे घंटे का बायोमॉलिक्यूल्स को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए ज्यादातर क्या, थोड़ा सा गूगल में भी कम डिपेंडेंट होना चाहिए, जितनी चीजें आप ढूंढोगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बाकी चीजें भी पढ़ने को मिलेंगी। हाँ ऑनलाइन वालों कोई समस्या, भाई मैं बता दे रहा हूँ, आप टेक्स्ट करोगे, ऐसा नहीं मैं देख नहीं सकता, देख सकता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाई के फ्लो में अब देखिए 2 मैसेज पढ़े मैं देखा नहीं हूँ। एक बार फिर से समझा दीजिए इस टॉपिक को, कौन से टॉपिक को बेटा, अब ये बताओ, स्क्रीन में गायब हो गई। कौन से टॉपिक को भैया, आपके पास मोबाइल है, वहां पे जहां पे आपका दिख रहा होगा वहां पे माइक ऑन करने का ऑप्शन होगा, माइक में क्लिक करिए, आपका माइक ऑन हो जाएगा, बताइए, बोल दीजिए, सारी चीज को बता दीजिए, और बोल के माइक ऑफ कर दीजिए, मैं बता दूं। अब मैं तो बहुत कुछ पढ़ा दिया हूँ, अब मैं किस टॉपिक के बारे में समझूं, और क्या पता कम का मैसेज पढ़ा रहा होगा आपका खुशबू, जल्दी बोलिए। बोलो जल्दी से हैं? ये जो आदर्श और अनादर्श विलयन समझाए मेरे समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए एक बार। ठीक,
चलिए आदर्श अनादर्श में फिर से एक बार भैया सिंपल सी बात, जो राहुल के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन है, जो पालन ना करे वो अनादर्श विलयन है। उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट हो, जब दोनों को मिला देंगे तो होना चाहिए इक्वल, कोई आकर्षण बल ना बढ़े ना घटे। इसमें आकर्षण बल या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। आदर्श विलयन में डेल्फी मिक्सिंग 0 होना चाहिए, अर्थात जब आकर्षण बल ना बढ़ा ना घटा तो ना मॉलिक्यूल्स पास आए ना मॉलिक्यूल दूर गए, तो कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसमें डेल्फी मिक्सिंग का लेस और ग्रेटर देन 0, बराबर तो नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या था भैया, डेल एच मिक्सिंग बराबर 0 होना चाहिए, मतलब एंथैल्पी में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ना ही रिएक्शन एंडोथर्मिक ना ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो डेल एच मिक्सिंग का होना चाहिए 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा। ठीक है, बड़ा होगा तो इधर चला जाएगा, छोटा होगा तो इधर चला जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा, बस इतनी सी बात थी। और डेल एस और डेल जी तो इनके लिए भी सेम, इनके लिए भी डेल एस मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और डेल जी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, लेस देन 0। चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे निगेटिव डेविएशन हो, डेल एस और डेल जी क्या होगा, सेम होगा सभी के लिए। ठीक है, चले इसके बाद भी अगर दिक्कत जाती है तो एक बार वीडियो को, जैसे क्लास एंड होगी 10 से 15 मिनट में उसी क्लासरूम पे आपको वीडियो अपलोड मिल जाती है, उसको क्या करना है, बस एक बार बैक करके देख लेना फास्ट फॉरवर्ड में। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद आते हैं भैया हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे एक सेकंड इज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बना देता हूं थोड़ा सा, काहे को परेशान। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है भैया थ्योरी में क्वेश्चन पूछ ले, तो जान जाओ भैया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं इसको हम। मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो या सॉल्वेंट हो, कोई भी चीज हो, ये मान लो बना है ए और बी से मिलके, इसका जो लिक्विड स्टेट में मान लीजिए रेशियो है मॉलिक्यूल्स के, वो मान लीजिए मैंने बोल दिया 2:1, 2:1 है। हर दो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट बीच में एक मॉलिक्यूल किसका है, सॉल्यूट है। तो इसको जब मैं वेपर में कन्वर्ट करूं, इसकी जो वेपर बने, तो वेपर स्टेट में इस रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 ही होना चाहिए। मतलब जो कंपोनेंट है उनका, जो कंपोनेंट रेशियो लिक्विड स्टेट में है वही कहां पे होना चाहिए, आपका वेपर स्टेट पे भी होना चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिक्सचर। नाम स्थिर क्वाथी क्यों पड़ा, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही बॉइल होते हैं, एक निश्चित ताप पे क्या होता है, इनका क्वथनांक होता है, इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। दैट्स वाई क्या कहा गया, स्थिर क्वाथी, या बोल सकते हैं ऐसे विलयन जो एक निश्चित तापमान पर क्या हो, उबले। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिक्सचर कहते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। अब एजोट्रॉपिक मिक्सचर में दो और आ जाते हैं टाइप्स। ठीक है, अब निम्न क्वाथी या उच्च क्वाथी, लोअर एजोट्रॉप या हायर एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो जिनका क्वथनांक नॉर्मल से क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या हो जाए, क्वथनांक नॉर्मल से कम हो जाए, वो क्या होते हैं, निम्न क्वाथी। कौन से होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले। हमेशा क्या होते हैं, निगेटिव डेविएशन वाले क्या होते हैं, निम्न क्वाथी मिश्रण होते हैं। ठीक है, उनका जो क्वथनांक है पहले से कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, क्योंकि ऋणात्मक मिश्रण में क्या होता है भैया, नहीं समझ में आया, सॉरी, निम्न क्वाथी हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, तो जितने में पहले उबलना चाहिए था उससे पहले ही उबल गए, जितने में पहले उबलना चाहिए था उससे क्या हो गए, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो पहले उबल जाएंगे ना भाई, सिंपल सी बात है। तो इसलिए क्या कहलाते हैं वो, निम्न क्वाथी या लोअर एक्सोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाते हैं। कौन से होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले। अब हायर एक्सो मतलब भैया उच्च क्वाथी मिश्रण, ये कैसे होते हैं, हमेशा निगेटिव डेविएशन वाले होते हैं। दैट मींस निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। पहले 90 में या 100 में बॉइल हो जाता था, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देंगे। ठीक है, हायर एक्सोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं।
है, हो सकता है थ्योरी की बेसिस पे क्वेश्चन पूछे बच्चों में किसी को। बेटा आपको मना किया हूं ना कि मतलब नहीं देख पा रहा हूं मैसेज, आप बताओ, माइक ऑन करके बोल देख जाती है, बताओ। अब मैं क्लास पढ़ाऊं लगातार कि बताओ आप लोग, आवाज कट ये ये, ये अपने ठीक है बस कट रही है। माइक ये बताइए, मतलब आप लोग से माइक ऑन करते नहीं बनता है। अब मेरी आवाज, हेलो, तो बाहर जाके चेक करो जरा मोबाइल, कोई आवाज आ रही क्या? हेलो, हाँ सर आ रही है। सभी को आवाज आ रही है? ये जो ऑनलाइन है तो हम लोगों से रिस्पॉन्स करना नहीं बनता है क्या? मैं मुंह क्या यहाँ से चिल्ला रहा हूँ? सर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। क्यों अंशिका, सुनीता, सोनाली, मुस्कान, प्रियांशु, आप लोगों से पूछ रहा हूँ भैया, आप लोग क्लास में ज्वाइन नहीं किया तो आप मोबाइल चालू करके छोड़ दो, बैक हो गए हो। अरे आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, कट रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो कोई रिस्पॉन्स तो करो। तो आप लोग माइक ऑन करके बोल नहीं सकते हो क्या 2 मिनट के लिए? अट्ठाईस बच्चे जुड़े हैं, 28 बच्चे में से मतलब 1-2 बच्चे कोई माइक ऑन करके बोल नहीं सकते। ना बोलो, मैं बैठा हूँ, जब तक नहीं बोलोगे सभी को तब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं, और तो क्लास लेफ्ट कर दो। स्क्रीन छोड़ नहीं दो दिख इसको, रही है कोई शौक नहीं है मेरे को। सर। हाँ, आ रही है सर, क्लियर आवाज आ रही है सर। बाकी लोगों को हाँ सर आ रही है आवाज। और बाकी क्यों? स्क्रीन ऑफ है, नहीं दिख रहा क्या? बेटा नहीं थोड़ा सर नहीं दिख सा, रहा। रमा बेटा थोड़ा नेटवर्क में जाओ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा मेरे हिसाब से, या एक बार ऑफ करके, नेटवर्क ठीक है, इशू है एक बार, सर। है ना, एक बार थोड़ा ऑफ करके उसको ऑफ ऑन करो। मेरे तरफ नेटवर्क इशू नहीं भैया, मैं प्रॉपर दोनों एयरटेल में और जियो में दोनों में रिचार्ज करके बैठा हूँ, 5G प्रॉपर चल रहा है, मेरे तरफ नेटवर्क इशू नहीं है। नेटवर्क इशू आप लोग की तरफ से होगा थोड़ा सा, तो थोड़ा ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर रहे, ठीक है। या थोड़ा बहुत मान लो स्किप करता है तो थोड़ा सा थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर मान लो स्किप करता है तो, ठीक है। अपन आगे चालू करते हैं। तो हम भी क्लास पे होते हैं तो आप लोगों से पूछते हैं ना कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में ले रहे हैं,
तो थोड़ा सा कम से कम माइक ऑन करके रिस्पॉन्स करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे एक्टिव हैं। अब क्या पता आपने क्लास ज्वाइन करके भाई इंस्टाग्राम चलाने लग गए हो, हमें क्या पता। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दिया करो, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, हमारा भी घर दुआर है, खा पी के जाएं सो जाएं। चलिए अब इसके बाद क्या आता है भैया, अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अभी मान लो किसी को दिक्कत होगी तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि माइक ऑन करके बोल देना है ना, मैं मैसेज नहीं पढ़ने, बार बार वो फ्लो टूट जाता है मैसेज पढ़ने में। ठीक है, अब क्या आता है भैया, अणुसंख्यक गुणधर्म। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं इनको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चलिए अब अणुसंख्यक गुणधर्म भाई सिंपल सी बात है, ये किसके लिए होता है, सबसे पहली बात तो ये केवल किनके लिए होता है, टन विलियनों के लिए होता है। किसके लिए होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, किसके लिए है, टन विलियनों के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म को भैया, किसी भी विलयन का ऐसा गुण, ऐसी प्रॉपर्टी जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे, सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करे, उसके नेचर पर डिपेंड ना करे, उसके साइज पर डिपेंड ना करे, केवल क्या करे, विलेय पदार्थ की मात्रा पे, सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करे, उसके नेचर उसके साइज पर डिपेंड ना करे, ऐसे गुणधर्म को क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो देखिए हमारे कुल मिलाकर के 4 अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। कितने हैं, 4 अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। तो सबसे पहले क्या आता है भैया, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, दूसरा क्या है भैया, क्वथनांक में उन्नयन। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। फिर इसके बाद क्या है भैया, हिमांक में अवनमन। क्या है, लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर चौथा क्या है, परासरण दाब। ऑस्मोसिस प्रेशर। तो अब देखिए 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दैट मींस ये ऐसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है जो कि सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेंगी, उनके नेचर पर, उनके बिहेवियर पर, उनके साइज पर डिपेंड नहीं करेंगी। अब देखिए हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये 3 टर्म्स हैं जो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर पर। वाष्प दाब वेपर प्रेशर कब आएगा, जब गर्म करेंगे। क्वथनांक का मतलब कोई चीज कब उबलेगी, जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे। हिमांक कोई चीज कब जमेगी, जब क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। दैट मींस इन तीनों में हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर के साथ खेलना पड़ेगा, टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा। दैट मींस इन तीनों में हम कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करेंगे, मोलैलिटी। क्या यूज करेंगे, मोलैलिटी। और साथ में क्या आ जाएगा भैया, हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या जाएगा, मोल फ्रैक्शन। या तो मोलैलिटी यूज होगी या तो क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन यूज होगा। ठीक है, इन तीनों में। बिल्कुल नई चीज बता रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या आता है ऑस्मोटिक, आप ये चीज आप किसी भी किताब में नहीं पाओगे भैया, चाहे रैन की किताब पर डालो, चाहे प्रदीप पर डालो, शिवलाल बोध की तो बात है, छोड़ दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब। सिंपल सी बात है, यहाँ पे टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। दैट मींस इसको हम मोलैरिटी से भी मेजर कर सकते हैं और मोलैरिटी से भी मेजर कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मोस्टली हम किससे करेंगे, मोलैरिटी यहाँ पे। ठीक है,
समझ में आ गया। ये क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोलरता के द्वारा किस अणुसंख्यक गुणधर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसको? परासरण दाब को मोलरता से। इन तीनों में कहीं पे भी मोलरता का यूज नहीं कर सकते। क्यों? कि मोलैरिटी खुद भी क्या होती है? टेम्परेचर से चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं, समझते हैं कि कॉन्सेप्ट को, चारों कोलिगेटिव कोऑर्डिनेट को समझते हैं। थोड़ा सा पहले नॉर्मल समझेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे। अब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, इन चारों कंडीशंस में बस आप इतना समझिए कि जो भी हमारा सॉल्यूट है, विलेय पदार्थ है, वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, मतलब अवाष्पशील है, मतलब उसको हम गर्म कर देंगे वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, भैया हमने लिया एक कंटेनर, यहाँ पे क्या डाला? प्योर सॉल्वेंट, इसको गर्म किया, इसके वेपर्स मिले, वेपर्स मिले तो वेपर प्रेशर मिला। लेकिन जैसे ही क्या मिला दिया इस पे हमने? थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? हर जगह बराबर मिला होगा। तो जैसे ही यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहां से निकलने की कोशिश की, उनको क्या कर देगा? ये रोक देगा। और रोक देगा तो वेपर्स में क्या जाएगी? कमी आ जाएगी। और वेपर्स में कमी आ जाएगी तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो वही तो कहलाता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया। अब रिलेटिव क्यों कहा गया? कि प्योर वाले से क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। तो हेलो, बस 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 मैं क्लास में हूँ, ऑनलाइन क्लास में हूँ, मैं भेज दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक ठीक है। चलिए, हाँ, तो क्या भैया हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम क्या बताए भाई? वाष्प दाब में अवनमन। तो पहले क्या हो गया? लोअरिंग हो गई वेपर। कौन बोल रहा है? कैमरा ऑफ है हमारा। अब ऑन हो गया सर। बराबर चालू है, बराबर चालू था। पहले से कैमरा क्यों ऑफ करेंगे भाई हम? ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ भैया? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या भैया हमारा जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ तो क्या हुआ भाई? इसके वेपर प्रेशर में क्या आ गई? कमी आ गई। जितनी कमी आ गई वही क्या कहलाएगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और प्योर स्टेट से कंपेयर कर देंगे, शुद्ध अवस्था से कंपेयर करेंगे तो क्या कहलाएगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब क्या इसको हम राउल्ट के नियम से बता सकते हैं? बिल्कुल, इसको डेरिवेशन हम राउल्ट के नियम से ही करेंगे। पहले देखे समझिएगा कि भैया, अच्छा, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा? प्योर स्टेट का मतलब प्योर जो सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। जैसे हमने सॉल्यूशन बना दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर में क्या हो गई? कमी आ गई। तो दैट मींस जो वेपर प्रेशर में कमी होगी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, वो कैसा होगा? पी नॉट माइनस पी एस। क्योंकि पी नॉट का वेपर प्रेशर क्या था? ज्यादा था, पीएस का क्या है? कम है। इन दोनों का जो अंतर है वही तो आएगा ना, वेपर प्रेशर में कमी। शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब आया था और विलयन में जो वाष्प दाब आया है, इन दोनों का डिफरेंस तो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर में लोअरिंग। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्सबी के। जितने ज्यादा विलय के मोलों की संख्या होगी उतना ज्यादा क्या होगी? उनमें कमी आएगी। सॉल्यूट कम तो कम वेपर प्रेशर में कमी आएगी, सॉल्यूट ज्यादा तो वेपर प्रेशर में क्या होगी? ज्यादा कमी आ जाएगी। तो दैट मींस पी नॉट माइनस पी एस प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब यहीं से हम अगर निकाल दें तो पी नॉट माइनस पी एस बराबर पी नॉट इंटू एक्स बी। और बस ये पी नॉट कहां पे आ गया? नीचे। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या हो गया? एक्स बी। यही हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। मतलब शुद्ध वाले से क्या किया है? कितनी कमी हुई और शुद्ध वाले से क्या कर दिया? उसमें कंपेयर कर दिया, तुलना कर दिया, तो वही क्या हो गया? रिलेटेड हो गया, उससे रिलेटिव हो गया, अपेक्षिक हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मोल प्रभाव के फॉर्मूलों को एक्सबी का मतलब क्या हो जाएगा भैया? एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। नहीं होता ना मोल प्रभाव? किसी भी एक कंपोनेंट के मोलों की संख्या बड़े टोटल मोलों की संख्या। ये हो गया। अब अगर मान लो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो,
बहुत ज्यादा टन हो। आप समझिएगा भाई, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, उदाहरण के लिए, मानने में क्या जाता है, 1 करोड़ रुपए है, मैंने बोला भाई एक काम करो मेरे तरफ से 10 रुपए ले लो, तो क्या आप किसी को बताओगे, यही बताओगे ना कि हम करोड़पति हैं, ये थोड़ी ना बताओ करोड़ 10 रुपये पति हैं, ऐसा तो नहीं बताओगे ना। क्यों? कि उस बहुत बड़े नंबर के सामने ये छोटा नंबर क्या है, निगलेक्ट है। छोटा नंबर क्या हो गया, निगलेक्ट। अरे तुम 1 करोड़ रुपया, मैं 10 रुपया दूंगा, या तो मुझे 1 करोड़ दे दो, मैं 10 रुपया ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर मान लो सोल्यूशन क्या हो, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, अति तनु विलयन के लिए, किसके लिए है, अति तनु विलयन, ओवर डाइल्यूट सोल्यूशन हो, तो Na प्लस Nb बराबर क्या होगा, Na। क्यों? कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत हैं और सॉल्यूट उसके कंपेयर में क्या है, बहुत कम। भाई 10 लीटर पानी में 1 दाना शक्कर मैंने डाला केवल, तो क्या कहलाएगा, ये ओवर डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो उस 10 दाने एक शक्कर के मोल्स के कंपेयर में क्या शक्कर के दाने कुछ कंपेयर होंगे क्या पानी के सामने, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों को सम किसको मान लेंगे हम, पानी के बराबर। इसको भी फॉर्मूला में यहां पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na, ये फॉर्मूला से निकल आएगा। तो किसका हो गया भैया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से भैया पहले के जमाने में जब गंजी में दाल पकती थी तो नमक को बाद में डालते थे, क्योंकि नमक कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये वेपर प्रेशर में क्या कर देगा, लोअरिंग करा देगा। क्या करेगा, वेपर प्रेशर में क्या कर देगा, लोअरिंग करा देगा, मतलब वाष्प दाब में क्या करा देगा, कमी करा देगा, क्योंकि नमक कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर। चलो, तो कोई नहीं, अब इसके बाद ये 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा क्या बचेगा, वांट ऑफ फैक्टर, ये तीनों क्या करेंगे हम कल करेंगे। कल की क्लास और इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन आते हैं, और वांट ऑफ फैक्टर जब बनेगा तभी इन चारों को पढ़ने का मतलब। ठीक है, कल की क्लास थोड़ा टाइम से रखेंगे, थोड़ा टाइम से किसी काम से बाहर जाना पड़ा था, है ना, इसलिए वो नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।